जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं आपके साथ निधीश गोयल करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। मित्रों, भारत एक युवा देश है। हम हमेशा से कहते आए हैं 35 वर्ष से युवाओं की आबादी यहाँ पर इतने प्रतिशत है, संसार में इतने इतने प्रतिशत है। लेकिन मूल बात यह है कि ये कब तक रहेगी। हम युवा आज जो अपने आप को कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जो अमृतकाल की बात करते हैं, विकसित भारत की बात हम 2047 तक करते हैं। मेरे पास में एक पुस्तक पड़ी आदित्य पिट्टी की, जिसके बारे में मैंने एक कार्यक्रम भी किया था। जब 2047 इस देश में होगा, हम विकसित तो हो जाएंगे, लेकिन क्या तब भी हम युवा रहेंगे या बुजुर्ग हो चुके होंगे? और अगर युवा नहीं रहे होंगे, बुजुर्ग नहीं हुए होंगे, तो सर 2100 तक हमारी परिस्थितियां क्या रहेंगी? क्योंकि भविष्य तो उसी हिसाब से बनता है जिस हिसाब से हम वर्तमान में अपनी स्थितियों को तय करते हैं, अपनी पॉलिसीज को निर्धारण करते हैं। हमारे साथ में गिरधर मामड़ी जी जुड़े हुए हैं और इस बारे में उन्होंने बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन तैयार किया है। TFR, दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट, ये हमें बताता है कि हमारी वर्तमान स्थिति क्या है और क्यों गिरधर जी हम आज तक वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, गणवंतो विश्वमार्यम की बात करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं। ये बात हम कर पाए, इसका कारण क्या था? आबादी हमारा कैसा कारण था और आज हम कहाँ डूब रहे हैं और जिसको कोई देख नहीं रहा है ठीक प्रकार से। देखना चाहिए। गिरधर जी बताएंगे। स्वागत आपका। नमस्ते। निधि जी, आपके आपके दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। देखिए, हमारी सभ्यता में, भारत की संस्कृति में हमारी पूर्वजों ने क्या किया है, हमारी संपत्ति का वो वर्णन किस ढंग से किया है। अष्टलक्ष्मी के नाते उनका वर्णन था। मतलब जो आज की जो जीडीपी है, जीडीपी एक मेटीरियलिस्टिक, आपकी जो आपका पैसे का संपत्ति कितना है या आपका फिजिकल प्रोडक्शन कितना है, उतना ही वो बताएगा। मगर हमारी पूर्वजों ने अष्टलक्ष्मी का एक कॉन्सेप्ट लिया है। मतलब आप जब तक ये 8 या 9 बिंदुओं के ऊपर आप उसमें आप तरक्की नहीं करेंगे तो आपका भला नहीं होगा, आपका वेल्थ नहीं होगी। तो अब देखिए, उसमें एक संतान लक्ष्मी है। क्यों रखा है हमने संतान लक्ष्मी? आज आप जापान की स्थिति देखेंगे तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, वो थोड़ा मैं आपको जो दिया था वो स्क्रीन शेयर कर दीजिए। उसमें हम आंकड़े देख सकते हैं। तो इसमें देखिए 2.1, एक महिला, एक स्त्री अपने जीवन काल में कितने बच्चों को पैदा करती है, ये इसका एक आकलन है। उसका नाम है टोटल फर्टिलिटी रेट। ये टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, साइंस ये कहती है कि हर एक महिला अपने जीवन काल में कम से कम 2.1 बच्चों को पैदा करना है। मतलब 2 से ज्यादा पैदा करना है। जब 2.1 से नीचे वो एवरेज गिर जाती है तो वो समाज घटते जाएगी, उसका क्षीण दशा शुरू होगी। अब देखिए G20 का मैंने ये स्लाइड आपको प्रेजेंट किया। उसमें देखिए सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया, ये तीनों छोड़ के बाकी सबका TFR 2.1 से नीचे गिर गया। भारत ऑलमोस्ट उसी पे है, 1.9 पे है। मतलब हम नीचे, हम हमारी उल्टी गिनती शुरू हो गई हमारी। और नीचे जाके देखेंगे आप, साउथ कोरिया 0.86, मतलब हर एक महिला एक बच्चा भी पैदा नहीं कर रहा है। चाइना का भी वही हालत है, 0.98 कुछ है। फिर जापान के देखिए 1.18, और साइंस और भी ये कहती है कि 1.4 से नीचे होगा TFR तो उसको रिवर्स करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उसको रिवर्स ही नहीं कर पाएंगे। तो हम ऑलरेडी 1.9 पे पहुंच गया। देखते देखते 15-20 साल के अंदर अंदर हम 1.4 के नीचे चले जाएंगे। तो क्या होगा हमारी हालत? अभी जापान का देख लीजिए, साउथ कोरिया, चाइना। अब अभी उसका मतलब कोई आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। 20-25 साल के अंदर 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 ये देश खत्म हो जाएंगे। उनके इतना संपत्ति है, करके क्या करेंगे संपत्ति पकड़ के? जापान में इतना संपत्ति है, काम करने के लिए कोई लोग नहीं है उधर। बुजुर्ग तो बढ़ते जा रहे हैं उधर, फिर युवा नहीं है, फिर इमिग्रेशन बंद करके रखे हैं लोग। तो देश कैसे चलेगी?
उनके ऊपर कोई आपत्ति होगी, कोई उसको हमला करके उसको कब्जा करना चाहता है, तो उसको रोक भी नहीं पाएंगे लोग, उनके पास लोग नहीं रहेंगे। चाइना की हालत भी वही है, वो एक से नीचे हो गया उसका। मतलब हर एक महिला, एक बच्चा भी अपना जन्म मतलब अपने जीवन काल में किसी को पता ही नहीं कर रही है। एवरेज हर साल लगभग 10,000 से 15,000 स्कूल्स बंद हो रहे हैं चाइना में। तो इसीलिए हमारी पूर्वजों ने कहा है कि संतान लक्ष्मी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस देश की संपत्ति है वो अपनी प्रजा संपत्ति है, बच्चे संपत्ति है हमारी। तो उस आधार पर इसको देखेंगे तो हम कहां खड़े हैं? तो हम ऑलरेडी उल्टी गिनती हमारी शुरू हो गई है। तो खतरे की घंटा ऑलरेडी हमें एक टाइम बॉम्ब टिक रही है, मतलब कब फटेगी हमें बोल नहीं सकते। तो ये चीज है, ठीक है ना। अभी शेयरिंग थोड़ा बंद कर दीजिए, तो हम लेट अस डिस्कस अबाउट इट। जी जी जी। ठीक है ना। तो ऐसा है इसमें, एक सेकेंड। हाँ, तो अब ये चीज तो इसमें अब इसका सेकंड स्लाइड देखेंगे। देखिए, कॉन्डम सेल्स 11% कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट दिखा रहा है। मतलब ये कॉन्डम की सेल्स बढ़ते जा रहे हैं और बच्चों का संख्या घटती जा रही है। अब देखिए, भारत का ही मैं सेकंड टॉप कॉर्नर में मैंने दिखाया टीएफआर आने वाले 2000 मतलब 50 का क्या होगा, 2100 में क्या होगा, मतलब आने वाली 40-50 साल में हम चाइना के या कोरिया के बराबर हो जाएंगे। यहाँ बच्चे नहीं होंगे तो क्या होगा? ये हमारी इतिहास में पहले भी हो चुका है। कुछ मतलब कोई 10,000 15,000 लोग इधर आके इसको पूरा देश को कब्जा करके बैठे थे वो लोग। अभी आने वाले दिनों में आपके जब संपत्ति, आपके बच्चे नहीं रहेंगे, आपकी पॉपुलेशन नहीं रहेगा, तो इस देश को कैसे बचा के रखेंगे आप? और इसमें भी देखिए, रिलीजियस डिवाइड मैंने दिखाया, वो बॉटम राइट हैंड साइड पे जो है उसको देखिए, वो क्या कह रही है। तो मुसलमानों की जो टीएफआर रेट है वो 2.4 है, मतलब उनका संख्या बढ़ रही है। और ईसाइयों का, क्रिश्चियंस का 2 है, मतलब वो ऑलरेडी बॉर्डर पे है, रिप्लेसमेंट रेट से ऑलमोस्ट करीब है, मगर एक थोड़ा कम है। मगर हिंदुओं का देखिए क्या हालत है हमारी। हिंदुओं का तो 1.4 पे आगे खड़ा हो गया। मतलब ऑलरेडी हम रिप्लेसमेंट रेट से इतने नीचे हो गए, हमें रिप्लेस नहीं कर सकते हम। उस कगार पर हम ऑलरेडी खड़े हैं आज। तो कल की बात नहीं है, 10 साल 20 साल की बात नहीं है, हिंदुओं की आबादी ऑलरेडी 1.4 पर आ गई है। तो मतलब हर एक महिला अपनी जीवन, हिंदू महिला अपने जीवन काल में 1.4 बच्चों से ज्यादा पैदा नहीं कर रहे हैं। तो हमें कोई बचा नहीं पाएंगे अनलेस वी अर्जेंटली रिवर्स इट। इसको फिर दोबारा 2.1 या उससे आगे नहीं लेके जाएंगे तो हिंदुओं की नस्ल जो है आने वाले 30-40 साल के अंदर खत्म हो जाएगा, कोई और इसको टेक ओवर कर लेगा। ऐसी बात नहीं है कि मुसलमानों का संख्या इतना बढ़ रही है इसलिए वो हमें पूरा कब्जा कर लेंगे, वो भी गलत है, क्योंकि उनका भी गिर रहा है। 1970s में देखेंगे उनका टीएफआर 6 था, हमारी 4 थी, तो गैप 2 था, वहां से लेके अब देखिए 1 पर आ गई है। तो आने वाले दिनों में वो थोड़ा गैप कम होते जाएंगे, मगर उनका आबादी बढ़ते जाएगा। अभी मान लीजिए कि 15-20% 15-20% उसका है, अभी शायद वो 30% 35% तक जा सकता है, मगर उनका भी घट रहा है। ऐसी बात नहीं है कि वो उनका इतना बढ़ रहा है कि हम पूरा खत्म हो जाएंगे, बट ओवरऑल भारत की पॉपुलेशन इतना कम हो जाएगा 20-30 साल के अंदर हमारी हालत क्या होगी आप समझ सकते हो। रूरल एरिया में 2.2 आ गया, ये खतरे की घंटा है। मैंने आपको एक आर्टिकल भी शेयर किया, तो 2.1 वो आर्टिकल, ये स्टैटिस्टिक थोड़ा पुरानी है, ये 2.2 दिखा रहा है, वो आर्टिकल तो 2.1 दिखा रहा है। मतलब रिप्लेसमेंट रेट पर आकर खड़ा हो गया। इवन हमारी गांव में भी ये बच्चा पैदा करने का जो हमारी जो परंपरा है वो कम होती जा रही है। या तो एक चीज है, या वहां से पूरे माइग्रेट हो रहे हैं सिटीज में, तो इसीलिए वहां पता नहीं क्या हो रहा है, गांव में विलेजेस में क्या हो रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। ऑल इंडिया का बेसिस 1.9 जो मैंने बताया, मगर अर्बन एरिया सिटीज में 1.6 है, मतलब 0.2 बच्चे का अभी फासला है। आने वाले 4-5 साल में वो खत्म हो जाएगा,
मतलब अर्बन एरियाज का रिप्लेसमेंट रेट खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा फिर बताइए आप? आपके इतने स्कूल्स, कॉलेजेस ये सब बंद हो जाए, बंद करना पड़ेगा आपको। बच्चे नहीं रहेंगे आपको आगे लेके जाने के लिए। आपके फैक्ट्रीज में काम करने के लिए लोग नहीं रहेंगे। आपकी सेना में भर्ती होने के लिए लोग नहीं रहेंगे आपके पास। तो क्या करेंगे आप फिर? देश देश की हालत क्या होगी? अभी यूरोप का वही हालत है। आई थिंक यू कैन टेक आउट द स्लाइड। वो न्यूज क्लिपिंग मैंने आपको जो भेजा है, आई थिंक यू कैन शेयर द हेडलाइंस, उसका शेयर कर सकते हैं। बट अदरवाइज इसको इसको बंद करेंगे, ठीक है ना? तो जी जी। दिस इज द डेंजर ऑन विच वी आर सिटिंग। एक ज्वालामुखी के ऊपर हम बैठे हैं अभी। वो फट रही है ऑलरेडी, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या हो। अभी इसमें देखेंगे तो क्या क्या कारण देते हैं लोग बच्चा नहीं पैदा करने का? क्या कारण देते हैं? एक होता है कि इतना कॉस्टली हो गया स्कूल्स में भर्ती करना, उसको उसके खर्चे, उनके जो फीस, उनके जो भी है करने के लिए इतना खर्चा है। फिर वो एक है, मतलब टू ब्रिंग अप द चिल्ड्रन बहुत कॉस्टली है। दूसरा ये कह रहे हैं कि दोनों काम कर रहे हैं, अभी मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं, तो बच्चों को कौन देखभाल करेगा? जब ये नौकरी पे जाएंगे तो फिर बच्चा कहाँ रहेगा? तो हमारी इकोसिस्टम इतना बनी नहीं है जहां उनको क्रैश हो या बच्चों को देखभाल करने की कोई इकोसिस्टम तो देश में नहीं है। पहला 30-40 साल पहले क्या हुआ करता था, हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो आपकी राइट। बुजुर्ग रहते थे घर में, या आपकी भाई बहन सब रहते थे उसमें, ठीक है ना? हाँ, ये है रूरल इंडिया टोटल फर्टिलिटी रेट डिप्स टू रिप्लेसमेंट रेट पर आ गया। मतलब अभी आने वाले साल में 2026 में आपका सेंसस होने जा रहा है। जब सेंसस निकलेगा ये 2.1 से भी नीचे गिर गया होगा। ये पुरानी पूरे डेटा है, मतलब ये थोड़ा ये कलेक्ट करते करते पिछले 2-3 महीने या 4 महीने पहले किया होगा। नेक्स्ट ईयर अब जब सेंसस पर जाएंगे ये भी गिर जाएंगे। अभी रूरल पॉपुलेशन हमें बचा रहा है इस देश का, जब वो भी घटेगी तो हम कहाँ जाएंगे बताइए? ठीक है ना? And तो Uttarakhand has lowest sex ratio at birth. करेक्ट, उत्तराखंड से लोवेस्ट सेक्स बर्थ रेट अभी वो आ गया 800 पर आ गया। तो मतलब अभी 868 पे आ गया उत्तराखंड का। मतलब सेक्स रेशियो क्या है? 1000 पुरुष के चलते हुए कितने महिला बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो फीमेल चाइल्ड। तो आप देख सकते हो इसका हालत क्या हो गया। तो इट इज वेरी वेरी अलार्मिंग। हम इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस एट ऑल। बाकी सब तरक्की, अभी जीडीपी 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 पे हम जाएंगे, जीडीपी हमें डूब मरेगी, हमें डुबा देगी हमें पूरे। जीडीपी आप मान लीजिए कि चौथे स्थान पर जाएंगे, पहला स्थान पर भी जाएंगे, तो उसको आप कैसे आप उसको सस्टेन कर पाएंगे जब आपके पास पॉपुलेशन नहीं है? आज यूरोप क्यों उसका इकोनॉमी डूब रहा है, और आज अमेरिका क्यों इतना तकलीफ में क्यों है? क्योंकि उनके पॉपुलेशन घट रही है। 6-7 मतलब सॉरी 10-15 साल पहले 5 देश, टॉप मोस्ट देश जितने भी थे वो थे यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान और फ्रांस। ये 5 ही थे। तो बीच में आ गया आपका चाइना आ गया। चाइना को इस ग्रुप में लाने का कोशिश कौन किया है? अमेरिका खुद ने किया है। अमेरिका उसको लाके उसको थोड़ा टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन करके, अपने ऑर्डर्स पूरा वहां शिफ्ट करके, फैक्ट्रीज वहां शिफ्ट करके उसको चाइना को खड़ा कर दिया। आज चाइना टॉप 5 में आ गया। अब देखिए कौन घट रहे हैं। भारत अभी चौथे नंबर पे आ गया। पहला हम 6वें नंबर से 5वें नंबर किसको धकेल के गया आया हमने? यूके को, क्योंकि यूके में पॉपुलेशन घट रही है। फिर नेक्स्ट किसको हमने पीछे कर दिया? जापान को। जापान का पॉपुलेशन भी कम हो रहा है, मैंने दिखाया आपको 1.14 है उसका टीएफआर रेट। अभी जर्मनी को पीछे छोड़ेंगे, जर्मनी का भी 1.4 से नीचे है। तो ये डायरेक्टली पॉपुलेशन से लिंक्ड है। आप कितना फैक्ट्रीज लगाया, आप कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, आपका जीडीपी क्या है, उसे कोई लेना देना नहीं है। जापान दूसरे नंबर पे था, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी था यूएस के बाद। अभी कहां हो गया वो? अभी भारत से भी नीचे चला गया ना, 5th स्थान पे चला गया वो।
तो धीरे धीरे हम और आगे निकल जाएंगे, तो फिर कोई और देश आके उसको स्थान ले लेगा। तो गिरिधर जी, ये है एक मेरा फिर। थोड़ा सा प्रश्न है इसके बारे में कि क्या ये सामान्य से माना जाए, या पॉलिसी जो पॉपुलेशन पॉलिसीज हैं वो इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर पर्टिकुलरली किसी कारण से ऐसी पॉलिसीज को लोगों के द्वारा या ग्लोबल मार्केट फोर्सेस के द्वारा कुछ लोगों के लिए बनाया जाता है, तो वो भी क्लियर होना चाहिए। देखिए, दोनों कारण है। एक हम हमारा देश, हमारी सभ्यता जो थी, सिविलाइजेशन, हमारी जो परंपरा थी, उससे हम हट गए। पहला, हमारे जो जॉइंट फैमिलीज थे वहां से हम बिछड़ गए। ठीक है ना। आपका कोई सीरियल देखिए, टीवी सीरियल, बालाजी टेलीविजन का हो या कोई और, देखिए तमिल, तेलुगु, हिंदी, कहीं भी जाइए, सासू माँ जो होती है वो एक विलन होती है। ठीक है ना। आपका पति का जो बहनें होते हैं वो सब आपको मारने के लिए, आपको खत्म करने पे तुले हैं। तो ये एक मैसेज चली जाती है। छोटी छोटी बच्चियां जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, अभी उनका पति कौन है पता नहीं है, उनकी सासू माँ कौन है मालूम नहीं है, फिर भी ऑलरेडी उनके दिमाग में बैठ गया कि हम उस घर में नहीं जाना है जिस घर में सासू माँ है। मतलब जॉइंट फैमिली को मार दिया। मतलब आपका जो कुदरती, मतलब आपके समाज में जो नॉर्मल उसका प्रोटेक्शन सिस्टम हमारी बनी हुई थी, उसको आपने खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्या हुआ, वुमेन सेलिब्रेशन, ये वो करके आप वुमेन्स फ्रीडम सब करके उनको अभी ऑफिसर्स, उनको नौकरी में आपने डाल दिया। तो दोनों नौकरी में जा रहे हैं। तो वो क्यों प्रेगनेंसी पे क्यों जाना चाहती है वो? और प्रेग्नेंट होके 4-5 महीने 6 महीने घर बैठेगी, उनका नौकरी का क्या होगा और उनका प्रमोशंस का क्या होंगे? उनके कोलीग्स इनसे आगे चले जाएंगे, वो वहीं के रहेंगे। तो इसलिए महिलाएं बच्चे पैदा करने के लिए वो तैयार ही नहीं है। वो 30-35 साल उम्र आने के बाद एक बच्चा पैदा कर रहे हैं, तब क्या होगा? उनका बॉडी कोऑपरेट नहीं करेगी। तो एक बच्चों को जन्म देना, उसको संभालना उससे नहीं हो रहा है। फिर इकोसिस्टम बाजू देख लीजिए आप, इतना कॉस्टली एजुकेशन सिस्टम हो गया। तो क्या करेंगे? तो फिर कोई आया को रखना है, तो वो यहाँ चोरियां होते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या होते हैं बच्चों के साथ। तो पूरा इकोसिस्टम हमारी बनी ही नहीं है। हमारी जो सभ्यता की सिस्टम थी कि जॉइंट फैमिली जब आपने खत्म किया, उसका ऑल्टरनेट आपने खड़ा ही नहीं किया। तो ये चीज है। मगर ये सब चलाने वाला कौन? जैसे आपने पूछा, ग्लोबल मार्केट फोर्सेस वो भी चला रहे हैं। एक हम हमारी सभ्यता से हट गए, दूसरा वो लोग हमारे खिलाफ साजिश भी कर रहे हैं। कैसा? अभी माओ जेडोंग जब यूएसए गया था रिचर्ड निक्सन के समय, पता नहीं इन दोनों के बीच में क्या चर्चा हुई है, हमें पता नहीं है, मगर उसका नतीजा आज देख रहे हैं। माओ जेडोंग फिर दोबारा चाइना वापस जाने के बाद वन चाइल्ड पॉलिसी ले आया। अभी हमारे पास इतना आबादी है, उसको खिलाने के लिए हमारे पास इतना खजाने नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो इसको घटाना है। तो एक पागल की तरह वो वन चाइल्ड पॉलिसी पे चला गया। तो वो भी हमारी जैसे एशियन सोसाइटी है ना, चाइना भी, उनको भी लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए उनको। तो स्कैनिंग कर करके वो लड़कियों को गिराते गया। तो उनका सेक्स रेशो जो उत्तराखंड में उत्तराखंड का आपने देखा है ना, उससे भी बदतर हो गया उसका। अभी बच्चों को, लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही हैं। ये कंबोडिया जा रहे हैं, थाईलैंड, वियतनाम जाके लड़कियों को उठा के लेके आ रहे हैं, या पाकिस्तान जैसे देशों से लेके आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो उसका समाज का क्या असर हुआ, क्या हालत हुआ उनका। ठीक है ना। तो एक 10 साल के बाद भारत में भी वही शुरू हो गया, फैमिली प्लानिंग। संजय गांधी ने जबरदस्ती सबका नसबंदी करा दिया। जिसका बच्चा पैदा भी नहीं हुआ उसको भी नसबंदी करा दिया। तो उससे पहले जब ये क्या कहते हैं उसको, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम नहीं था, हमारी रफली टीएफआर जो थी वो 4 के करीब थी। तो वी वर ग्रोइंग इकोनॉमी, ग्रोइंग। मगर इनकी सोच क्या है? उनको खिलाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। मगर आप ये नहीं समझते हो कि आपका प्रोडक्शन करने के लिए, काम करने के लिए आपका ज्यादा क्या फायदा हो रहा है उसमें। यू विल गेट मोर हैंड्स टू वर्क फॉर यू, वो कम हो रहा है। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। चाइना और भारत दोनों के ऊपर ये लोग टारगेट किया है। अभी विकीलीक्स में पेपर्स निकल के आया कि ये हेनरी किसिंजर, रॉकफेलर, ये सब डीप स्टेट यूएसए में बैठ के ये लोग ये डिसाइड किया कि इस पृथ्वी में 400 साल पहले जितना आबादी था उतना ही रहना है, बाकी सब नहीं चाहिए।
क्योंकि उनकी जिंदगी और उनकी खुशहाली और उनकी जो संपत्ति मेंटेन करने के लिए जितने लोग चाहिए उतने ही चाहिए। मतलब कोई माइनिंग करेंगे, कोई उसका प्रोसेसिंग करेंगे, फिर उसका प्रोडक्ट्स बनाएंगे, उतना ही लोग चाहिए, बाकी सब इनके लिए नहीं चाहिए, उसको मारना है। तो टारगेट चाइना और भारत के ऊपर हुआ। तो यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ पहले स्कैनिंग मशीन्स। जब स्कैनिंग मशीन्स हुआ इंट्रोड्यूस हुआ, तुरंत इमीडिएटली आपका फर्स्ट एक तो टीएफआर गिर गया, दूसरा आपका सेक्स रेशियो घट गया, मतलब खराब हो गया। हरियाणा सबसे घटिया था, कोई 600 650 गर्ल चाइल्ड वाला मेल चाइल्ड हुआ था उसका। फिर जब आप सरकार ने बैन कर दिया कि ये लिंग निर्धारण जो है, सेक्स डिटर्मिनेशन आप नहीं कर सकते हो, जेल होगी, तब धीरे धीरे से वो उठना शुरू हुआ। फिर मोदी जी का नारा भी था कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब था। तो थोड़ा वहां सुधार आया है। नहीं तो अब देखिए हरियाणा के पुरुष ने दक्षिण भारत आके शादी करके जा रहे थे। कर्णम मल्लेश्वरी जो वेटलिफ्टर है, जो मेडल्स भी आया था ओलंपिक्स में, उनका पत्नी हरियाणवी है। तो वो तो ठीक है, उनके पास संपत्ति है, अलग बात है। बट मैं कह रहा हूँ कि यहाँ उनका श्रीकाकुलम पति विजयनगर में हरियाणवी है, ये कहना चाह रहे हैं गिरीश जी। कर्नल मल्लेश्वरी जी की पति हरियाणवी है। सो ये लैंग्वेज वाला बात है। जी जी जी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से दक्षिण भारत से लड़कियों को, महिलाओं को वो लोग आके इधर शादी करके लेके जा रहे थे। ये हालत होगी। तो ये सब साजिश के तहत हुआ है, ये मैं कहना चाह रहा था। चाहे वो रॉकफेलर फाउंडेशन, जॉर्ज सोरोस तो उस समय नहीं था, मगर ये जो डीप स्टेट है वो हेनरी किसिंजर को आगे लगा के ये सब किया। आज अब उसका नतीजा हम देख रहे हैं। हमारे तो दो बच्चों का तो बात हुई है, चाइना तो एक ही बच्चा का बात हुई है। अब उनका टीएफआर देखिए 0.9 पे आके खड़ा कर दिया। तो मतलब उस समाज को आप कोई सुधार नहीं सकते हो। 30 साल के अंदर अंदर चाइना खत्म हो जाती है। आसानी से आराम से कोई भी जाके उसको कब्जा कर सकते हो, पता कर सकते हो। नहीं रहेंगे, उनके बुजुर्ग रहेंगे, क्या करेंगे वो लोग? 30 साल के बाद चाइना की स्टोरी तो खत्म हो जाएगी। आज इतना संपत्ति में है, इतना नंबर 2 पे है, फिर आने वाले 10 साल के अंदर अमेरिका भी पीछे छोड़ के वो नंबर 1 इकोनॉमी बन सकता है जीडीपी के टर्म से। एक संतान लक्ष्मी में वो इतना कंगाल हो गया कि वो रिवाइव ही नहीं कर सकते। भारत उस दिशा में चल पड़े हैं हम। इसीलिए हाल ही में एक हफ्ता 10 दिन पहले आरएसएस की चीफ सरसंघचालक माननीय मोहन जी भागवत, उनका भी स्टेटमेंट है, हर महिला कम से कम 3 बच्चों को पैदा करना है। उनका भी स्टेटमेंट है। क्यों किया ये 3 नंबर, क्यों, कहां से आया? 4 क्यों नहीं बोला, 3 क्यों बोला? बिकॉज ये 2.16 रेशियो हम उससे हम नीचे चले गए, इसीलिए 3 की बात कर रहे थे वो। चंद्रबाबू नायडू भी कह रहे हैं, ऐसे नहीं है कि संघ का कोई एजेंडा है वो अलग छोड़िए। देश की तरक्की नहीं होगी भाई, ये हमें समझना चाहिए। देश की पॉपुलेशन जब घटती जाएगी धीरे धीरे से, अब हमारे पास 20-25 साल की एक विंडो है। 25 साल के बाद देखिए हमारी क्या तकलीफें होंगी। आपको रिक्रूट करने के लिए, सेना में भर्ती होने के लिए लोग मिलेंगे नहीं आपको, फैक्ट्रीज में काम करने के लिए लोग मिलेंगे नहीं। हाँ, रोबोट्स कीबोर्ड्स लगा के ये ऑटोमेटिक आप कर सकते हो, बट अल्टीमेटली ये आपका प्रॉब्लम थोड़ा एक 5 साल 6 साल आप पोस्टपोन कर सकते हो, मगर अल्टीमेटली ये तो आपके सर पर आके बैठेगा। तो अफ्रीका की जो टीएफआर है वो 4, 4.5, 5 वहां तक है। इनफैक्ट कुछ देशों में 6 तक है। मतलब अफ्रीकन पॉपुलेशन धीरे धीरे से पूरे दुनिया को कब्जा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन नहीं रहेगा। एक वो आराम एक छोटा प्रश्न और मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि लोग थोड़ा सा इसके बारे में ये भी जानना चाहेंगे कि जिन लोगों का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा था, जिन कंट्रीज का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा था, उन्होंने ऐसा क्या कर लिया? जिनका पॉपुलेशन कम था, इंग्लैंड का पॉपुलेशन कम था, अमेरिका का पॉपुलेशन कम था, तो इवन दे आर डेवलप कंट्रीज, लोग उनके जैसा होना चाह रहे हैं, तो जिन्होंने, जिनका कम था उन्होंने शासन किया, जिन्होंने ज्यादा था उन्होंने क्या कर लिया? तो जो बढ़ा देंगे फिर उसके बाद में क्या? ये मस्तिष्क में इस तरह के प्रश्न आते हैं। हाँ जी, तो मैं ये कहूंगा कि उनके पॉपुलेशन भी ज्यादा थे यूके में, यूरोप में। अब जब ये लोग कॉलोनाइजेशन कर रहे थे, पूरे दुनिया को ये लोग फतेह कर रहे थे, उस समय यूरोप का पॉपुलेशन अफ्रीकन पॉपुलेशन से ज्यादा था। आज यूरोप के पॉपुलेशन अफ्रीका के पॉपुलेशन से बहुत नीचे चला गया।
तो उधर भी यही है। अभी नॉर्मली क्या होता है ना, एक सोसाइटी का तरक्की जब होती है, एग्रीकल्चरल बेस जब तक रहेगा तब तक आपका ज्यादा बच्चा पैदा करना एक सिस्टम होती है, क्योंकि आपको लोग चाहिए फील्ड में काम करने के लिए। जब इंडस्ट्रियलाइज होते हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपको इतना नहीं चाहिए क्योंकि मशीन्स काम करेंगे। जब मशीन्स काम करेंगे तो बच्चा कम पैदा होना शुरू हो जाएगा। मतलब 5-6 बच्चे पैदा कर रहे थे तो 3-4 पे आ जाएंगे या 2 पे आ जाएंगे। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप महिलाओं को लेके आएंगे, उनकी साझेदारी ज्यादा होगी तो और भी घटेंगे। नेक्स्ट इससे आगे जाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन से आप नॉलेज बेस्ड सिस्टम में जाएंगे, वो और भी कम हो जाएगा। दिस इज अ नॉर्मल ह्यूमन प्रोग्रेशन। जिस जिस देश इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे चलता गया, उनका टीएफआर घटते गया। तो यूरोप का पॉपुलेशन बहुत अच्छा था, इसीलिए वो हर देश में जाके कॉलोनाइज कर सकते थे। भारत में भी आए थे, भारत में इनका कोई होंगे, कोई 1 लाख इनके ऑफिसर्स होंगे या बाकी लोग काम करने के लिए आए होंगे, पूरा देश को पकड़ के रखा है। वही कोई 2-3 लाख अफ्रीका में गए होंगे, पूरा अफ्रीका उनके कब्जे में आ गया। अभी यहाँ मान लीजिए कि उनको भारत को दोबारा उसको कॉलोनाइज करना है, वहां लोग भेजने के लिए लोग भी नहीं है उनके पास। तो ये चीज है। तो वेस्ट एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज ऑटोमेटिकली कम बच्चा पैदा करते हैं। कोरिया देखिए, टिपिकल साउथ कोरिया का बात देखिए, बहुत क्राइसिस में है वो। बोथ कोरिया एंड जापान इमिग्रेशन को अलाउ नहीं करते, काम करने के लिए को आके काम करके जा सकते हैं। दे आर वेरी रेसिस्ट। अपना देश को छोड़ के किसी और देश का वो बहुत जलील करते हैं और नीचे दिखाते हैं उनको। अब देखिए भारत में इनके कोरियन कंपनी जितने भी हैं, उनके फैक्ट्रीज, किया मोटर्स, ये सब जो भी है, वहां चपरासी, ड्राइवर और क्लीनर छोड़ के बाकी सब कोरियन से रहेंगे। उनके फैक्ट्री में जाके देखिए, उनके इवन टॉयलेट का टाइल्स और जो फॉसेट हो गए वो भी कोरिया से लाएंगे, भारत में कुछ नहीं खरीदेंगे। तो ये है। तो दैट इज द वे जापानीज एंड कोरियंस वर्क। तो क्या हुआ, किसी किसी इमिग्रेशन को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप खुद बच्चा पैदा नहीं कर रहे हो। इतना संपत्ति बनाया, इतना संपत्ति बनाया, अभी करेंगे क्या संपत्ति से? इसीलिए आप जब मोदी जी जापान गए थे पिछले हफ्ते, उसमें एक अग्रीमेंट था कि 50,000 स्किल्ड वर्कर्स एंड 5 लाख सेमी और अनस्किल्ड वर्कर्स हम जापान भेज रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि उनके पास काम करने के लिए कोई है ही नहीं है। इजराइल हमसे 1 लाख वर्कफोर्स मांगा था और उत्तर प्रदेश हरियाणा से बहुत लोग गए हैं, क्योंकि उनके जो एबल बॉडीड सोल्जर्स हैं वो सब मतलब उनका पॉपुलेशन वॉर फ्रंट में है। अपना फैक्ट्रीज, अपने एग्रीकल्चर, अपने दुकान चलाने के लिए कोई नहीं है उनके पास, तो फिर कहीं से बाहर से लाना पड़ेगा। अब हमारे पास पॉपुलेशन है, अभी 10-15 साल तक आप देश दुनिया को दे सकते हो। उसके बाद क्या होगा? तो जब ये हालत होगी, पहले से आपके सीरियल्स बच्चों को ये कह रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, तो बच्चों को पैदा नहीं कर सकते हो, तो फिर आगे आगे क्या होगा? अभी मैं एक्चुअली उसी प्रेजेंटेशन में बहुत स्लाइड्स हैं, मैं उसके अभी समय के जी जी। चलते हुए मैं उसको नहीं दिखाऊंगा, मगर उसमें है 2 उदाहरण देता हूं। एडवर्टाइजमेंट्स देखिए, एक एडवर्टाइजमेंट व्हाट्सएप का एडवर्टाइजमेंट, उसमें क्या है? उनका एनक्रिप्शन और प्राइवेसी ये दिखाना होगा। मतलब आप जो चैट कर रहे हो, कोई आपका फोन पे हाथ लगाएंगे, वो फिर भी आपका चैट नहीं देख सकता है। तो उसका कोई पासवर्ड होगा, कोई प्रोटोकॉल्स के आप लॉक कर सकते हो। ये एडवर्टाइज करना था कि ये एडिशनल फीचर हमने व्हाट्सएप में लाया है। मगर एडवर्टाइजमेंट में क्या करते हैं, 2 बहनें होते हैं और दूसरी बहन जो है और माँ के साथ रहती है, और पहला बहन उनका बेटी का फोटो भेजती है माँ को। माँ देखती है वो फोटो और दूसरा बेटी से पूछती है, तुम कब दे रही हो मुझे एक पोता? तो वो चुप हो जाती है और अपने बहन से बात करती है और उसमें कहती है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं डिसाइड कर लिया मुझे बच्चा नहीं चाहिए। तो फाइनली वो बोलती है, इट इज योर बॉडी योर विश, आपका शरीर है, आप डिसाइड कर लो, ठीक है ना? और उनकी माँ फिर आती है, पूछती है उनका फोटो दिखाओ, पोती का फोटो दिखाओ, तो इमीडिएटली लॉक कर देती है चैट और फोटो दिखाती है। मतलब माँ इनके चैट नहीं देख सकती है। ये एडवर्टाइजमेंट है। मतलब आप क्या दिमाग में क्या बिठाना चाह रहे हो? बच्चा पैदा मत करो। नॉट हैविंग चिल्ड्रन इज नॉर्मल। भाई शरीर आपका है, मैं मानता हूं, महिला का ही शरीर है, वहीं से आप बच्चा पैदा कर सकते हो, मगर पुरुष को बच्चा चाहिए तो वो कहां जाएगा?
क्या एक अकेला आपका डिसीजन है या हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके ये डिसाइड करना है? क्या पुरुष का कोई उसमें निर्णय करने का कोई हक नहीं है? तो देखिए क्या सटली ये लोग कैसे पंप कर रहे हैं आपके दिमाग में। दूसरे एडवर्टाइजमेंट की बात करता हूं, ब्लैक एंड व्हाइट, एक्चुअली एक लिकर ड्रिंक है, मगर उसका जो सॉफ्ट एडवर्टाइजमेंट होता है ना, सॉफ्ट एडवर्टाइजमेंट, ये हाल ही में कोई फरवरी मार्च में शायद हमारी वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था। हमने फाइनल में हार गया था, फाइनल तक आया था भारत का टीम। तो ओवर के बीच में जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना, उस बिटवीन द ओवर्स एडवर्टाइजमेंट में ये चला रहे थे। उसमें क्या था, थीम क्या था, कुछ लोग बैठ के पार्टी कर रहे थे। तो पहला एक लड़की पूछता है, घर बैठे हुए पति को आप क्या कहोगे? तो एक बंदा बोलता है कि दिस इज, हाँ करेक्ट, दिस इज दैट, एब्सोल्युटली दिस इज दैट, ब्लैक एंड व्हाइट। तो उसमें बोलता है कि जो मतलब उसको हाउस हस्बैंड बोलते हैं, क्योंकि हाउस वाइफ हो सकता है तो हाउस हस्बैंड क्यों नहीं हो सकते हैं? हाँ, आप चलाना है चलाइए, आप थोड़ा उसी में थोड़ा नीचे, हाँ करेक्ट, वहां क्लिक कर दीजिए। अगर वॉल्यूम नहीं आ रहा है, वॉल्यूम बढ़ाना होगा शायद आपको। ठीक है, ठीक है। बात करेंगे, उसमें नहीं दिख रहा है, मैं इसकी बात करता हूं, ठीक है ना। आप मैं ऐड के बारे में बोलता हूं, आप यू कम आउट ऑफ द स्क्रीन। तो इसका इस एड का थीम ऐसा है कि जैसे मैंने बोला, द गर्ल विल आस्क, वो लड़की पूछती है कि घर बैठे हुए पति को क्या कहेंगे? तो एक बंदा रिप्लाई देता है, हाउस हस्बैंड्स। तो वो लड़की बोलती है, वी कॉल देम बूमर्स। बूमर्स जो है एक जलील शब्द है, मतलब एक नीचा दिखाने वाली एक शब्द है। उसका मतलब है कि ये बच्चा पैदा करने वाले मशीन्स हैं और कुछ नहीं। क्या घर बैठी हुई महिला जो पति पत्नी है, क्या वो काम बाहर जाके काम नहीं कर रही है, उसको हम हाउस वाइफ कह रहे हो? तो उसी दर्जा जो घर बैठे हुए पति को नहीं मिलना चाहिए, मगर लड़के कह रहे हैं बूमर्स, मतलब इतना मतलब उसको इतना इंसल्ट करने वाली एक लफ्ज बोलती है। और दूसरा जो एक्चुअली लड़की आपने दिखाया, जो वो फिल करके जा रही थी और लास्ट में पूछती है, वो लड़की पूछती है, जब पत्नी को बच्चा नहीं चाहिए, उससे आप उसको उसको आप क्या कहोगे? तो सब चुप हो जाते हैं। बुजुर्ग आदमी, उसमें देखा होगा ऐड में, वो बुजुर्ग आदमी बोलता है, इट इज योर चॉइस करके बोलता है। मतलब इधर भी आप देखिए एडवर्टाइजमेंट में क्या कह रहे हैं कि बच्चा पैदा करना ना करना ये महिला का ही अधिकार है और उनका ही डिसीजन है। पति कहां जाएगा भाई? ये एडवर्टाइजमेंट हमारे देश में आ रहे हैं, मैंने दो उदाहरण दिया है, बहुत है ऐसे। तो सटल वे ये पूरे इकोसिस्टम जो है वो हमारी ओर थोप रहे हैं। और स्टारबक्स का एड तो आपने देखा होगा, वो दो हस्बैंड वाइफ बुजुर्ग लोग बैठते हैं उधर, और लड़का को अपना बेटे को फोन करता है, अर्पित, उनका फोटो भी दिखता है उधर, उठाती नहीं है। फिर 2 मिनट के बाद एक लड़की आती है, फिर अर्पिता अर्पिता। समझ, करेक्ट, अर्पित अर्पिता। तो एक अल्फाबेट तो चेंज हुआ क्या है करके बोलता है। मतलब ये एलजीबीटी को नॉर्मलाइज करने वाली, ये हमें जाने अनजाने में ये चीज हमारी पूरे सिस्टम में ये लोग घुसा रहे हैं। आप कार्टून्स देखिए, मैंने एक कार्टून देखा है, एक गाय, जो कौ होती है ना, जो फीमेल कौ, वो अपना बिछड़ा पछड़ा क्या बोलते हैं उसको, बच्चे को बछड़ा ही बोलते हैं, गाय बछड़ा का बोलते हो बछड़ा। ना, गाय का बछड़ा, जो मेल काफ है, उनको जो आप पुरुष को संबोधित करते हो ऐसे ही टर्म्स करके उसको संबोधित करती है। तो वो छोटा बछड़ा बोलता है कि आपने हमें मायूस किया है,
मैं लड़का हूं या लड़की हूं अभी मैं डिसाइड नहीं किया, जब बड़ा होऊंगा तब डिसाइड करूंगा। अभी से मुझे लड़का क्यों बना दिया आपने? तो माँ उसको थोड़ा मायूस होके बोलती है, मैं आपको अपोलोजाइज करता हूँ, सॉरी बोलता हूँ, अब जब बड़ा हो जाओगे तब डिसाइड कर लेना तो लड़का है या लड़की है। मतलब छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल भी नहीं गए होंगे, एलकेजी यूकेजी में जो खाना खिलाने के लिए माए उनको जो कार्टून्स देते हैं, उस कार्टून में ये घुसा रहे हैं। आप समझ सकते हो समाज कैसे बचेगा। तो ये सब कारण है, हम हमारी सभ्यता से हट गए हैं। दूसरा, ये लोग वहां से एक साजिश भी कर रहे हैं। तो दीज टू आर द मेन रीजंस व्हाई ये हालत हमारी हो गई है। तो सॉल्यूशन तो एक ही है। मुझे लगता है कि आपने जो बात बोली है लोगों को समझ, और ये अब मुझे बीच में वो व्हाट्सएप के कुछ फॉरवर्ड मैसेजेस भी याद आ रहे थे जिसमें वो लोग कहते हैं कि भाई इस देश में इस्लामिक जनसंख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद, इतने सालों बाद। उस समय लगता था कि भाई कई लोगों को ये भी आता था कि आप पहला गुणा करके देख लीजिए, कैसे कैसे करके देख लीजिए, ये नहीं होगा, आज नहीं होगा, 2030 में नहीं होगा, 35 में नहीं होगा, 40 में नहीं होगा, कब होगा, लेकिन होगा। वो भी आराम से बैठे हैं, उन्हें पता है क्या चल रहा है। अगर ये आता है कि एक ठेले वाला बोलता है कि सर आराम से कमाइए, मैं आपको मारने वाला नहीं हूं, क्योंकि अगले 30 साल बाद इस संपत्ति का उपभोग तो मेरे ही बच्चे करने वाले हैं, आपके नहीं करने वाले हैं। तो वो लोग जो ये फॉरवर्डेड मैसेजेस करते हैं, एक्चुअली दे आर नॉट फूलिश, वी आर फूलिश, जो हम उनको कह रहे हैं कि ये नहीं होने वाला है, ये हो रहा है, होने वाला है नहीं, ये हो रहा है। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये और बात है। बहुत धन्यवाद गिरिधर जी, आपने ये बहुत सारी बातें, ये पूरा प्रेजेंटेशन दिया है। इसमें बड़ा प्रेजेंटेशन है दैट्स द ग्लोबलाइजेशन के बारे में। हम इस पूरे प्रेजेंटेशन को भी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करेंगे। ये वाला जो एपिसोड था पर्टिकुलरली ऑन टीएफआर था कि टोटल फर्टिलिटी रेट मैंने देखा है जिनकी सबसे कम है, जैन्स जो है, बुद्धिस्ट जो है, और वो वहां पर वो लोग तो और ज्यादा कहते हैं इसके बारे में कि हमें नहीं चाहिए। आपकी पॉपुलेशन, आपकी रिलीजन की पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत कम है, उसमें भी आपको नहीं चाहिए। आप कैसे उसे बचाएंगे? अपने रिलीजन को नहीं बचा पाएंगे, अपनी व्यवस्था, समाज, सभ्यता को नहीं बचा पाएंगे, आप किसके लिए वीकेंड्स प्लान कर रहे हैं, यूरोप की ट्रिप प्लान कर रहे हैं? अगले 30 साल बाद थोड़ा दूरदर्शी होकर के सोचेंगे तो सब समझ में आएगा, लेकिन उसके लिए आंख और कान खुले रखना जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई जम्बू टॉक्स इज व्हाट द डूइंग। तो बहुत धन्यवाद गिरिधर जी, आपका शो में सहभागी होने के लिए और बातें साझा करने के लिए। मैं जरूर उम्मीद करूंगा हमारे जितने भी दर्शक हैं वो इस पर कमेंट्स करें, अपनी बात रखें, लाइक करें वीडियो को, जितना कम से कम एक व्यक्ति के साथ में व्यक्तिगत रूप से शेयर कीजिए, अपने मित्रों के साथ में, अपने पारिवारिक जो ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें कुछ लिख करके शेयर कीजिए कि इसलिए इस कार्यक्रम को देखना चाहिए। तब लोगों को समझ में आएगा कि ये हमारे लिए, हम सबकी साझी जिम्मेदारी है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। बस इतना ही कहूंगा, और ये कहूंगा कि बात करते जाइए, क्योंकि बात करेंगे तो बात बनेगी। अभी के लिए इतना ही। प्रणाम, जय श्री राम, वंदे मातरम। नमस्ते।